Hi everyone, welcome to part 4 of chapter 4 Poverty in Indian Economic Development, class 12 Economics. In this video, we'll be covering the rest of the chapter, which mainly consists of two topics: policies and programs towards poverty alleviation and poverty alleviation programs, a critical assessment. सो बेसिकली हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1947 के बाद ऐसे कैसे या फिर क्या स्टेप्स लिए पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए। एलिविएट करना मतलब कम करना। सो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इन द क्रिटिकल असेसमेंट would also be done for this whole policy and programs towards poverty alleviation. इसका मतलब है कि अब फिर हम ये भी डिटरमाइन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स रही है, क्या ड्रॉबैक्स रहे जिसकी वजह से पॉवर्टी अभी भी परसिस्ट करती है। इसका मतलब है कि इवन दो इन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स की वजह से पॉवर्टी कम हुई है एंड गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड अ लॉट through different initiatives to alleviate poverty, but still a lot of poverty persists in India, as we have discussed in the previous video that poverty 20% of poor people stay in India. तो क्यों अभी लोग अभी भी पावर्टी में हैं डिस्पाइट द एफर्ट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट, हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं. सो I had some technical issues, that is why I'm not making notes in this video. Let's see if this experiment works for you, कि ये system ज़्यादा better है, that I discussed through the PDF of the chapter or the note system. So starting with this topic, firstly आप page number जब उस पे आएंगे, when you will see the NCERT questions, you will realize there is a question which is the three-dimensional attack on poverty adopted by the government has not succeeded in poverty alleviation in India, comment. So this is question 5 of your NCERT book and this is a very important question. इस क्वेश्चन का मतलब तो ये हुआ कि आप ये डिस्कस करें कि जो पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लिए थे वो सक्सीड क्यों नहीं हो पाए हैं. तो ये तो हम लेटर इन द वीडियो डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट आपको इन्फोसिस देना चाहिए थ्री डायमेंशनल अटैक ऑन पावर्टी इस वर्ड पे, बिकॉज इन अ लॉट ऑफ pre-board papers of different schools and even KV papers, केंद्रीय विद्यालय papers, and बहुत सारे schools के papers में question आया कि mention the three dimensional attack on poverty adopted by the government. सो थ्री डिमेंशनल अटैक ऑन पावर्टी का मतलब है कि गवर्नमेंट ने थ्री जो अप्रोचेस से पावर्टी को एबॉलिश करने का या ख़त्म करने का इनिशिएटिव्स लिए हैं वो सब मेंशन करिए. नाउ वन थिंग इज़ दैट इट हैज़ almost all of the time come as a 6 marker, but in one KV paper it had also come in a 3 marker. So we must remember कि कुछ essential keywords ऐसे हैं जो दोनों में common रहेंगे, but when it comes to 3 markers we have to be smart enough to concise the whole topic, which it's a huge topic. I mean it consists a lot of essential points, तो we should know कि हमें उस topic में क्या क्या essential keywords mark करने हैं. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे लेफ्ट साइड है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से इंडिया की गवर्नमेंट ने प्लान कर रखे थे कि हम पॉवर्टी कम करेंगे, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी हमने मेंशन किया था कि हमारा पॉवर्टी कम करने के लिए एम्फोसिस रहेगा. सो first we talk about the government's approach to poverty reduction in three dimensions. First one is growth oriented approach. So the first one is growth oriented approach. तो growth oriented approach का मतलब है ये है कि गवर्नमेंट ने सोचा फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम जीडीपी बढ़ाएं. अब जीडीपी का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर. GDP is actually the number of total value of all the goods and services produced in a country during a given year. तो अगर हम इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम GDP बढ़ाएं तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी. पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि दी इनकम ऑन एन एवरेज लेवल हर एक बंदे के पास जितनी है उसका एवरेज, मतलब एवरेज इनकम जो हर बंदे के पास है. तो अगर हम जीडीपी बढ़ाएं, मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन और जो वैल्यू है उसको बढ़ाएं, तो शायद जो एवरेज इनकम हर बंदे के पास है वो भी बढ़ेगी, और बिकॉज एवरेज इनकम बढ़ेगी तो हमारी पॉवर्टी कम होगी. सो दिस वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, विच इज़ ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. तो पर प्रॉब्लम ये हुई, तो उन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन रखा. In the 1950s and 1960s में we had come up with the green revolution
विच वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, कि मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स यूज़ होते थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, जिससे कि एग्रीकल्चरल यील्ड बढ़े, और बिकॉज एग्रीकल्चरल यील्ड बढ़ेगी तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा आएगी. बट हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है, और इस पैरा में भी यही है, कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई. ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में इम्पैक्ट हुआ. मतलब कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली वीट और राइस की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए था. तो जो एरियाज़ वीट प्रोड्यूस करते जैसे पंजाब और यूपी, ये ज़्यादा प्रोस्पेरस हुए, बिकॉज यहाँ पर वीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता था. तो इसलिए HYV सीड्स का यूज़ होना ज़्यादा बेटर रहा इन स्टेट्स के लिए. तो फर्स्ट हमारा ड्रॉबैक ग्रीन रेवोल्यूशन का यही था कि दी सेलेक्टेड रीजन्स में हमारी ग्रोथ हुई. सेकेंडली ये था कि जो हमारी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी वो भी हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं रही. इट वाज नॉट इम्प्रेसिव. सो दिस रिजल्टेड इन अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम. मतलब ना ही एवरेज इनकम जो लोगों की थी वो एग्रीकल्चर से बढ़ी, और ना ही इंडस्ट्री से बढ़ी. सो फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर, उससे भी नहीं बढ़ी. सेकेंड इंडस्ट्री, उससे भी नहीं बढ़ी. थर्ड जो हमारा था प्रॉब्लम, वो ये भी था कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई. सो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है कि मनी उतना ही रह गया, पर पॉपुलेशन और ज़्यादा हो गई. मतलब जो एवरेज इनकम, हर बंदे के पास जो इनकम आती है, वो और भी कम हो गई. सो दिस इज़ हाउ दीज 3 सिचुएशन वर्सन पॉवर्टी इन इंडिया. और रीजनल ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने बोला था कि रीजनल डिस्पैरिटी बहुत हो गई. पंजाब जैसे स्टेट्स बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस हो गए, लेकिन कुछ स्टेट्स जिसमें वीट और राइस प्रोड्यूस नहीं होते थे, वो स्टेट्स प्रोस्पेरस नहीं हो पाए. तो इकोनॉमिस्ट ने इन दी एंड ये बोला कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ के अप्रोच ने ज़्यादा पुअर को हेल्प नहीं किया है, एंड ये ट्रिकल डाउन टू द पुअर नहीं हुई है. अब ये ट्रिकल डाउन टू द पुअर का मतलब है कि ये जो अप्रोच है पॉवर्टी रिड्यूस करने की, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक नहीं पहुंची है. सो दिस इज़ ऑल्सो वाई ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच को हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बोलते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट अप्रोच. सो दिस इज़ दी फर्स्ट अप्रोच. ठीक है. फिर हमारे गवर्नमेंट को लगा कि शायद हम एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ा के भी ग्रोथ कर सकते हैं. तो उनको लगेगा कि जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक इज़ अ प्रॉब्लम, बट एनी वे आई जस्ट कंटिन्यू. सो इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के भी हम ग्रोथ कर सकते हैं. उनको लगा कि अगर हम ऐसे प्रोग्राम्स रखें या ऐसे पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स इनिशिएट करें जिसके थ्रू लोगों की इनकम बढ़े, या फिर ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट करें जिससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो इनडायरेक्टली उनकी इनकम भी बढ़ेगी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्क जनरेशन प्रोग्राम शुरू कर दिए. वर्क जनरेशन प्रोग्राम का मतलब है ऐसे प्रोग्राम्स जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से इनकम बढ़े. सो दिस इज़ ये फर्स्ट वाला जो अप्रोच थी हमारी, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुई थी. जब हमारी सेकेंड अप्रोच हम बात कर रहे हैं, विच इज़ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अप्रोच, ये हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान में आई थी. सो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा क्या क्या था, लेट्स सी. सो जो पॉवर्टी एलिवेशन वो थे प्रोग्राम्स जो हमने इनिशिएट करे, ये 2 टाइप के थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है कि जिन प्रोग्राम्स के थ्रू बंदा खुद को सेल्फ एम्प्लॉय कर सके. वेज एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि वो दूसरों को भी वेजेस देने के लिए इतना केपेबल हो जाए, ऐसा एक प्रोग्राम बनाना जिसमें दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए. सो starting with the self-employment programs that we have here, the first one that we have is example self-employment का दे रखा है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना PMRY. थर्ड है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. ये 3 हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन मतलब तीसरी वाली है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों है. सो द वन विच वी हैव इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. इट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस वेज एम्प्लॉयमेंट. सो टॉकिंग अबाउट REGP, फर्स्टली REGP जो है हमें याद रखना है कि ये रूरल एरियाज़ के लिए थे. इस बुक में मेंशन है कि ये अर्बन एरियाज़ के लिए थी, बट इट्स अ प्रॉब्लम इन दी NCERT itself. द एक्चुअल वर्ड इज़ रूरल एरियाज़. तो REGP का नाम ही रूरल एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए ये रूरल एरियाज़ में थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए थी. इसके ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने इम्प्लीमेंट किया था इसको. और
इसके अंडर ये था, इस प्रोग्राम के अंदर, कि कोई भी बंदा फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकता है लोन्स के फॉर्म में, जिससे कि वो स्मॉल इंडस्ट्रीज सेटअप कर सके। तो इसके अंडर क्या था कि एक बंदा जो है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहता है, वो क्या करे, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस ले लोन्स के फॉर्म में, जिससे कि वो स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप कर सके। फिर आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर्स रोज़गार योजना। ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रोग्राम था, और ये उन लोगों के लिए था जो एजुकेटेड थे पर अनएम्प्लॉयमेंट थे। पर ये दोनों के लिए है, रूरल भी और अर्बन भी। पहले वाला सिर्फ रूरल के लिए था, ये वाला रूरल प्लस अर्बन। और ये उन लोगों के लिए है जो एजुकेटेड भी है और अनएम्प्लॉयड है लेकिन। सो दिस इज़ अंडर PMRY। तो इनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती थी, इनको भी कोई भी टाइप ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। थर्ड इज़ SJSRY विच इज़ स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना। इसमें भी यही था। इसमें मेन ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट चारों का था, सॉरी दोनों का था। एंड जस्ट अ सेकेंड, या सो तो SJSRY दोनों के लिए था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज़ के लिए। अर्लियर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स थे, SJSRY के आपको बस यही याद करना है कि इट वाज बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। तो अर्लियर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स थे वो कुछ ऐसे थे कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंक लोन्स की फॉर्म में ले लीजिए और ऐसे इंडस्ट्रीज़ सेटअप करें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हो। लेकिन अब ये प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि आप एक वो बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। मतलब आप कुछ लोग इकट्ठा हुए, आप अपना पैसा पूल इन करें, आप फिर आप जो पूल एंड पैसा है, जो पैसा पूल इन कर लिया है आपने, उस पर छोटे छोटे अमाउंट में एक दूसरे को लोन्स दिए जाएं, वो भी कम इंटरेस्ट रेट्स के साथ। बट जब आपकी पूल इन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग काफ़ी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, लोग रिलायबल हो जाते हैं कि जो उन्होंने लोन लिया है वो वापस भी दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स के साथ, तो उनके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको एक प्रॉपर ऑफिशियल बैंक से लोन अवेल करवाती है, जिससे कि वो बड़ी चीज़ों के लिए अपने मनी यूज़ कर सके, मतलब बड़ी अमाउंट में मनी यूज़ कर सके जो उन्होंने लोन के फॉर्म में लिया है। और वो मनी मेनली उन एंटरप्राइजेज़ को सेटअप करने में जाता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही हो। यही चीज़ रूरल एरियाज़ में भी हुई थी। दिस इज़ कॉल्ड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका नाम अब नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन हो चुका है। फिर हमारा जो इसमें एक ही वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात करी है, तो ये था हमारा दिस इज़ हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विच इज़ MGNREGA। एंड ये बना था हमारे अगस्त 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसमें मेन ये था कि जो भी रूरल हाउस होल्ड के लोग हैं, जो कि एडल्ट रूरल हाउस होल्ड के लोग हैं, अनएम्प्लॉयड है, वो क्या कर सकते हैं, 100 दिन के लिए अपना मैनुअल वर्क या फिर लेबर अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनको वो मिलेगी, इनकम मिलेगी, दे विल गेट वेज एम्प्लॉयमेंट। तो उनको गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगी अगर अगर रूरल हाउस होल्ड के एडल्ट लोग अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करेंगे 100 दिनों के लिए। सो अंडर दिस एक्ट जो भी पुअर लोग थे हु आर रेडी टू वर्क एट द मिनिमम वेज, वो रिपोर्ट करते थे। और 2014 के आसपास ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा और नियरली 5 करोड़ हाउस होल्ड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गेन कर पाए। नाउ द थर्ड अप्रोच टू एड्रेसिंग पॉवर्टी इज़ प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़। सो फर्स्ट वाली का हमारा नाम था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, सेकंड का नाम था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अप्रोच। नाउ द थर्ड वन इज़ बेसिक एमिनिटीज़ अप्रोच। और बेसिक एमिनिटीज़ का मतलब ये था कि हमारी इंडिया, सबसे पहले याद रखिए कि हमारी इंडिया एक पायनियर थी। पायनियर एज इन कि इंडिया ने इनिशिएट किया था ये कंसेप्ट कि अगर लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ लाइक फूड, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ये सब प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोड्यूस नहीं, उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा, तो पीपल की स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड अप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और इम्प्रूव हो जाएगा। तो 5th 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट अप्रोच हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में थी, सेकंड अप्रोच हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान में थी, और ये अप्रोच हमारी 5th 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुई थी, बेसिक एमिनिटीज़ अप्रोच। इसमें आपको मेनली बस ये याद करना है कि
3 तरीके के प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे इसके अंडर। फर्स्ट प्रोग्राम था जो कि न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए था, फूड प्रोवाइड करने के लिए था। उसके एग्जांपल्स भी आपको याद करने हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम। इससे गवर्नमेंट हमें फूड प्रोवाइड करती थी जो भी पुअर लोग हैं। सेकेंड थी फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशंस। तो ये कौन से प्रोग्राम्स थे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एंड वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। देन वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्राम विच इज़ सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स जो होते थे ये एक्चुअली उन लोगों के लिए होते हैं जो खुद के लिए इनकम अर्न नहीं कर सकते। सो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि गवर्नमेंट ने स्पेशली एल्डरली पीपल के लिए इंट्रोड्यूस किया था। तो एल्डरली पीपल क्योंकि अपने लिए इनकम अर्न नहीं कर सकते तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम रखा गया था। ये सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम उनके लिए भी था, अवेल कर सकते थे। पुअर वुमेन भी अवेल कर सकती थी जो कि डेस्टिट्यूट है, डेस्टिट्यूट मतलब पुअर है, जो मतलब एज अ बेगर है या फिर रैग पिकर है कुछ, वो भी अवेल कर सकते थे। और जो विडोज़ हैं जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं वो विमेन भी अवेल कर सकती थी बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड देमसेल्व्स द इनकम required to maintain a livelihood. Now coming to a fourth type of program, basically it is not a type of program, बस एक इसमें mentioned है कि 2014 में एक जनधन योजना भी प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू करी गई, प्रधानमंत्री ने की थी ये। इसमें ये था कि लोगों को encourage किया गया कि उनके बैंक अकाउंट्स ओपन हुए। सो इससे क्या होता है कि अगर बैंक अकाउंट ओपन होते हैं तो हमारे 3 एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये है कि बैंक अकाउंट अगर हर पुअर बंदे का भी एक बैंक अकाउंट होगा तो उनके अंदर एक इच्छा आएगी कि वो सेविंग्स शुरू करें। अगर वो एक इनकम अर्न करते हैं अपने लिए, सिंस दे हैव अ बैंक अकाउंट दे वुड फील लाइक सेविंग, एंड सेविंग इज़ ऑलवेज अ गुड हैबिट। सेकेंड इज़ दैट जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स देती थी पुअर को वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते थे पुअर के अकाउंट में। तो अगर गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर रही है कि हम सबको 5,000 देने वाले हैं तो दे वुड जस्ट गिव द मनी इन दी बैंक अकाउंट। ये बंदा कभी भी वो पैसे ले ले और कभी भी विड्रॉ करके यूज़ कर ले। अगर ये अकाउंट नहीं होता तो इट वुड हैव बीन वेरी टफ कि वो मिडिल मैन के थ्रू लोगों को पैसा प्रोवाइड करवाया, पता चले कि मिडिल मैन ही सारा पैसा लेके बैठ गया। सो सेकेंड एडवांटेज ये होता है। थर्ड ये होता है कि गवर्नमेंट जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, जैसे जनधन योजना के अंदर उन्होंने एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया 1 लाख का और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया। तो ये डायरेक्टली लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी पहुंच गई कि उनके एक बैंक अकाउंट खुला है और उसमें उनके पास 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस भी है। सो दिस इज़ व्हाट जनधन योजना इज़ ऑल अबाउट। व्हेन इट कम्स टू मैक्रो, आप ये पढ़ोगे कि जनधन योजना का मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प रही थी। And once I start teaching macro as well and also make videos on macro के कुछ topics, then I'll definitely make sure कि आपका ये वाला जनधन योजना वाला और भी अच्छे से cover हुए through the point of view of money supply. So now coming to poverty alleviation programs, a critical assessment. So this is a very important question because I've already mentioned कि इसके ऊपर एक NCERT question भी है. So when you critically appraise any of the topic or any of the policy in economic policy, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि critically appraise करने के लिए एक sandwich formula होता है. Sandwich formula is first you provide the positive aspects of what government has done. Second is कि मतलब ऊपर का जो वो bread होता है sandwich का, which is the positive. बीच का मटेरियल इज़ नेगेटिव, मतलब आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताओगे कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बताई है या इनिशिएट करी है वो अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है, और फिर आप वापस ब्रेड पे पहुंच जाओगे विच इज़ दी अगेन यू विल मेंशन कि क्या पॉजिटिव चीज़ें और गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है या फिर पॉलिसीज़ इनिशिएट कर सकती है. सो दिस इज़ व्हाट द पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सैंडविच अप्रोच इज़ कॉल्ड. So critical assessment of poverty alleviation programs में भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं. फर्स्टली तो हम ये बोलेंगे कि जब हम तारीफ़ करेंगे विच इज़ द पॉजिटिव ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, हम ये बताएंगे कि एफर्ट्स एट पॉवर्टी एलिवेशन हैव बॉर्न फ्रूट. उन्होंने काफ़ी हमें
काफ़ी इसके अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट पुअर काफ़ी स्टेट्स में कम हो चुका है और नेशनल एवरेज से कम हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर हम बताएंगे, ये हमारा पॉजिटिव सिर्फ एक ही पॉइंट है, फिर हम जब नेगेटिव बताएंगे तो हम बताएंगे लेकिन काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ जो गवर्नमेंट ने करी पावर्टी एलिवेट करने के लिए, हंगर एलिवेट करने के लिए, इलिटरेसी हटाने के लिए, बेसिक एमिनिटीज़ देने के लिए, ये सब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही है और उनसे ज़्यादा कुछ चेंजेस आए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ऑफ एसेट्स चेंज नहीं हुई हैं। अभी भी जो ओनरशिप ऑफ एसेट्स है मोस्टली रिच के हाथ में और रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर नहीं हुई हैं। सेकेंड, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अभी भी वैसे ही रिच ओरिएंटेड है। और थर्ड, इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ टू द नीडी भी नहीं हुई हैं। तो जब आप मेन प्रॉब्लम्स बताओगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, वो अब शुरू होंगी। आप बोलोगे सो बेसिकली आपने पॉजिटिव बता दिया कि एब्सोल्यूट पुअर कम हो गए हैं, आपने नेगेटिव बता दिया कि ओनरशिप ऑफ एसेट्स अच्छी नहीं रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है एसेट्स की, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सही नहीं रहा है, इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ नहीं हुई हैं। तो फिर आप ये बताएंगे कि मेन अब शुरू होती है हमारे लास्ट के कुछ 6 लाइन से जो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। फर्स्ट तो यही है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स का मतलब है कि बहुत लैंड और एसेट्स अभी भी रिच के हाथ में ही है और वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हैं पुअर लोगों को। सेकंड ये रहा है कि अमाउंट, एक तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे हैं, गवर्नमेंट ने जो रिसोर्सेज एलोकेट करे हैं इन प्रोग्राम्स के लिए, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी दैट वी हैव इन इंडिया। थर्डली ये है कि गवर्नमेंट ने जिन लोगों को वो दिया, जिन ऑफिशियल्स को ये ड्यूटी दी है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की, वो लोग खुद इनएडिक्वेटली ट्रेंड है, उनकी वो ट्रेनिंग नहीं हुई है प्रॉपरली, वो करप्शन प्रोन है। और थर्डली लोकल एलिट्स के प्रेशर से वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है और लोकल एलिट्स के प्रेशर से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और फोर्थली ये है कि जो रिसोर्सेज, पहले तो रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट नहीं किए गए हैं, जितने होने चाहिए उतने एलोकेटेड नहीं हैं। बट एक और चीज़ है कि जितने एलोकेट किए भी गए हैं वो भी सारे प्रॉपरली यूज़ नहीं हुए हैं और वो सारे वेस्ट जा रहे हैं, दे आर बीइंग इनएफिशिएंटली यूज्ड एंड वेस्टेड। नाउ दैट वी कम ऑन दी अगेन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इज़ हम क्या क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दिए जाए कि हाउ कैन द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बी इम्प्रूव्ड एंड हाउ कैन दे बी बेटर इम्प्लीमेंटेड। तो फर्स्टली हम ये सजेशन देंगे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर हुई जाए, क्योंकि पुअर के लिए ही मेनली पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। तो अगर पुअर को हमने इन्वॉल्व नहीं किया इन प्रोग्राम्स में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो फर्स्टली द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, इट इज़ दैट पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए सबसे पहले हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से हमारे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज़ होगी, हमारी स्किल डेवलपमेंट होगी इंडिया में। और स्किल डेवलपमेंट होगी बिकॉज बेसिकली इनकम अगर अर्न कर पाएंगे लोग तो अपने बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे तो स्किल डेवलपमेंट होएगी। स्किल डेवलपमेंट होएगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे उनको अपनी हेल्थ मैनेज करनी है एंड इन जनरल दे विल बी मोर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स एंड ए हेल्दी लाइफस्टाइल। सो हेल्थ एंड लिटरेसी बढ़ेगी and so this is how employment opportunity can help create a better environment। और thirdly ये भी recommendation है कि अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे जैसे कि स्कूल्स, रोड्स, पावर, टेलीकॉम, IT सर्विसेज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, तो शायद से लोगों की पॉवर्टी कम हो। सो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। कंक्लूजन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आई जस्ट सजेस्ट दैट यू गो थ्रू द कंक्लूजन वंस, बट देयर इज़ नथिंग मच। कंक्लूजन सिर्फ एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट है विच इज़ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज इसमें काफ़ी ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। So this is it for this video and this chapter. We'll be covering the rest of the chapters of this book. This is next we have human capital formation in India. So I'll be making a video on it soon. But please let me know कि आपको notes वाला
सिस्टम ज़्यादा बेटर रखता है, या फिर द वे आई हैव टॉट थ्रू अ NCERT PDF इज़ बेटर फॉर यू, so that I can also know what my audience is liking. So please comment your feedback and like. Please share it with your classmates and friends, and subscribe to my channel so that you're always aware of the next videos I'm making. And I believe that honestly, if you share my videos and also tell other people to subscribe to my channel, then it'll give me an extra boost to make new year videos for you, and like better videos. So thank you so much. Stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.